चलिए अब आगे बढ़ेंगे। जयपुर से खबर आ रही है और नरेश मीणा से जुड़ी ये खबर है, जहां पर उनके समर्थक जो हैं वो जुट गए हैं। हम आपको बताएं, यहां पर नरेश मीणा के समर्थक शहीद स्मारक पर जुट गए हैं। सीएम हाउस के घेराव की तैयारी है। नरेश मीणा के समर्थक बड़ी संख्या में जुटे हैं। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। पुलिस ने रोकने के लिए बैरिकेडिंग्स लगाई है, जैसा हम आपको अभी दिखाएंगे विजुअल्स। भारी संख्या में पुलिस जाब्ता यहां पर मौजूद है। वाटर कैनन की भी बात यहां पे हो रही लाने की। स्पेशल टास्क फोर्स मौके पर तैनात है। क्यूआरटी, आरएसी और कालिका पुलिस फोर्स के पुलिस जाब्ता जो हैं यहां पर मौजूद हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो कि जयपुर से आ रही है, नरेश मीणा के समर्थक शहीद स्मारक पर जुट गए हैं। सीएम हाउस के घेराव की यहां पर तैयारी है। नरेश मीणा के समर्थक बड़ी संख्या में यहां जुटे हुए हैं और हम आपको बताएं, भारी पुलिस बल आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे यहां पर तैनात हैं। पुलिस ने रोकने के लिए बैरिकेडिंग्स लगाई है। वाटर कैनन को भी वहां पर कैनान्स को भी वहां पर ले आया है। भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात है और स्पेशल टास्क फोर्स मौके पर तैनात है। तो उन्हें रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स भी जो है वो तैनात है मौके पर। और वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए लाइव इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। वीरेंद्र, हम अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात है, स्पेशल टास्क फोर्स को वहां पर बुला लिया गया है और वहां पर जो जितने भी समर्थक हैं उनकी मांग क्या है, वो क्या आक्रोशित हैं, क्या है अभी, क्या लेटेस्ट है इस खबर पर, क्या आप देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त जो है शहीद स्मारक पर मौजूद हूँ और आपको अगर बता दें कि यहाँ पर अभी जो है सीएम हाउस का जो घेराव का जो कार्यक्रम था वो फिलहाल जो कह सकते हैं पोस्टपोन कर दिया है, लेकिन हम इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। नरेश मीणा हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से आज ऐलान किया गया था सीएम हाउस घेराव का, 50 लाख मुआवजा नहीं दिया गया तो घेराव किया जाएगा, वो भी बकरियों के साथ। घेराव की जरूरत ही नहीं है। सरकार राजस्थान में बचेगी नहीं अगर मुआवजा नहीं दिया तो। यहाँ बेटा बेटा अनशन पे ही सरकार को ठप कर दूंगा। आगे की क्या रणनीति रही, क्योंकि आप लोग जो है घेराव का कार्यक्रम तो वो तो आपने चलो रद्द कर दिया, लेकिन आगे क्या रहेगा कि भी किस तरीके से मांग मनवाएंगे? क्योंकि कल बात करी थी, मुझे बुलाया था वार्तालाप के लिए। गृह सचिव, कमिश्नर साहब, जिला कलेक्टर साहब के साथ बात हुई थी। मैंने अपनी पूरी बातें रख दी थी। उन्होंने कहा था हम पॉजिटिवली सीएम साहब को रख देंगे। मुझे भरोसा है जल्दी, चाहे तो मान ले, नहीं माने तो मैं बैठा हूँ। अब मैंने घोषणा कर दी है। कल अभी से आपको मैं लास्टली आज, क्योंकि आज थोड़ा कार्यक्रम था, आपको बाइट देने के बाद आज से मैं अनशन के साथ साथ परमानेंट मौन धारण करूँगा। मैंने उनको कह दिया कि मैं अब यहाँ से धरना स्थल से हिलूंगा नहीं और ना किसी से बात करूँगा। जब मेरी मांगे मान ली जाएगी तब अगर सीएम साहब मिलना चाहता बात। नरेश जी, आपने ऐलान किया है कि भी मैं जो भगत सिंह हैं उनके नाम से एक पार्टी का ऐलान कर रहा हूं, उस पार्टी को किस तरीके से मतलब देखेंगे कि आगामी? पार्टी नहीं सर, वो सामाजिक संगठन बनाना है। भगत सिंह सेना, बीएसएस, जैसे आरएसएस है वैसे बीएसएस है। आरएसएस केवल हिंदू के लिए काम करेगी, जबकि ये बीएसएस हिंदू मुसलमान सभी धर्मों के, सभी लोगों के काम करेगी। बड़ी एक सोच के साथ, विचार के साथ हम इसको बनाने जा रहे हैं और इसको पंचायत तक लेके जाएंगे। पंचायत चुनाव में देखने को मिलेगा। अगर ये अभी सेना अगर बनी, हमारी मजबूत रही, तो अगर हमें लगा चुनाव में कि हमें आशा के अनुसार परिणाम आ सकते हैं, तो थर्ड फ्रंट के रूप में कई ऐसी पार्टियां बनी, कई ऐसे संगठन उभरे, लेकिन जो कमाल करना चाहिए था वो कमाल नहीं कर पाए, केवल मुख्य दल बीजेपी और कांग्रेस तक। उसका कारण ये है कि ये जो थर्ड फ्रंट बनाने वाले तो चाहते हैं, लेकिन इनमें व्यक्तिगत स्वार्थ ज़्यादा है, राजस्थान का स्वार्थ कम है। जिस दिन व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़कर राजस्थान के हित में थर्ड मोर्चा बनाएंगे, उस दिन सफल हो जाएगा। थर्ड मोर्चा बनाने के लिए अपने हितों को छोड़कर सबको एक साथ एक मंच पे आना चाहिए, लेकिन उसके लिए कई बार अपने खुद के नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। लेकिन मैं ऐसा शख्स हूँ एक, जो कह रहा हूँ बार बार कि थर्ड मोर्चे में मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं धुरी बनना चाहता हूँ। मुझे संयोजक बनाए, मैं सबको एक मंच पे लाऊं और मैं मेरे साथ एक बार बैठे नहीं सारे, तो मैं ब्लूप्रिंट दे दूं इनको कि थर्ड फ्रंट सक्सेस कैसे होगा। मेरे पास है थर्ड फ्रंट। सवाल है मेरा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम है अपने पास। एक सवाल ये है कि देखा जाता है कि आप लगातार कांग्रेस पे हमलावर हो रहे हैं और जो कई ऐसे नेता हैं उनके ऊपर भी हमलावर देखा गया। क्या वजह है कि आप बीजेपी के नेताओं को जो कह सकते हैं कि टारगेट नहीं?
कर रहा हूँ ना, वसुंधरा को बिरला को कर रहा हूँ ना। अब भजनलाल तो मुख्यमंत्री है ही नहीं, मुख्यमंत्री तो बिरला है और वसुंधरा है। भजनलाल मुख्यमंत्री थोड़ी है। भजनलाल मुख्यमंत्री होता तो मेरे जो समरावता में जो वादा किया भजनलाल जी ने वो पूरे कर देता। भजनलाल जी ने मेरे पिताजी वादे किए कि मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। भजनलाल जी ने तो ये किया कि अभी वो मेरे पे जिस पीपी को मेरी जमानत करवाने के लिए लगाया उसी पीपी को मेरी जमानत खारिज करने के लिए लगवा दिया। तो भजनलाल जी कुछ चल ही नहीं रही। चल तो बिरला जी की रही है, वसुंधरा जी की रही है। आगे क्या रणनीति है? अब आंदोलन में 50 लाख रुपए मांग रहा हूँ उन बच्चों के लिए और लेकर उठूंगा यहाँ से। स्कूल की बिल्डिंग तो कई जगह गिरी है, ये झालावाड़ में ही नहीं, पिपलोदी के अंदर ही नहीं, कई जगहों पे गिरी है। तो फिर उन बच्चों को मैंने कल उन अधिकारियों से, सरकार के जो नुमाइंदे थे, उनको ये कहा था कि सर केवल पिपलोदी में ये घटना हो गई इसलिए पिपलोदी का स्कूल का ठीक हो जाए, वहाँ विकास हो जाए, इसी से काम थोड़ी चलेगा। वहाँ हर गांव पिपलोदी है, झालावाड़ और 12 जिले में। 12 जिले और झालावाड़ जिले में हर गांव पिपलोदी है। हर स्कूल जर्जर है, बिल्डिंग इसी तरह से है। अभी एक बिल्डिंग मेरे यहाँ एचर गांव है सवाई माधोपुर में, खंडार में, वहाँ गिर गई एक बिल्डिंग। अभी वो तो किस्मत है वो बच्चे नहीं मरे, नहीं वहाँ एक दुर्घटना हो जाती। वहाँ झालावाड़ 12 के सारे स्कूलों की स्थिति से मैं चाहता हूँ सीएम से मिलकर ये बात रखूँ। दुर्घटना देखो ना आप, दुखद बात, ये 6 परिवार ही बीपीएल परिवार है, लेकिन बीपीएल परिवार होने के बाद भी इनको आज दिन तक प्रधानमंत्री आवास योजना इनकी नहीं है। तो वो पैसा तो अधिकारियों की लापरवाही हुई ना, क्यों? लेकिन सीएम साहब को नजर में डालने जब है ना, वसुंधरा जी तो 2 बार मुख्यमंत्री रही, 10 बार सांसद रही, उनकी तो नजर में था ना। वो तो प्रचार करने जाती होंगे, जो वोट मांगने जाती है जब तो जाती है। एक अंतिम सवाल है, क्योंकि देखा गया है कि कई ऐसे दल होते हैं, पार्टी तो बनाते हैं, संगठन भी बनाते हैं, लेकिन वो कुछ समय बाद जो मुख्य दल होते हैं उन्हीं के मेंबर बन के रह जाते हैं। क्या करें, कोई आदमी बेचारा मेहनत करता है, लड़ता है, जैसे हनुमान बेनीवाल जी लड़ रहे हैं। मैं कल परसों स्पीच सुन रहा था उनकी कि देख लो मेरे 2028 की अंतिम लड़ाई है, तुम मदद कर दोगे तो लड़ूंगा, नहीं तो मैं भी जैसे सचिन पायलट जी को भी फोन किया था, पायलट साहब को किया था, लेकिन उनके पीए से हुई थी बात, रिस्पॉन्स नहीं मिला। रिस्पॉन्स तो पीए ने उठाया था, पायलट साहब से तो बात हुई नहीं। पीए ने उठाया था, पीए ने कहा कि मैं वो क्या नाम से। ठीक है वीरेंद्र, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए वीरेंद्र। और एक बड़ी बात भी आप नरेश मीणा ने कही है कि हमें बाइट देने के बाद वो मौन व्रत जो है वो धारण कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हनुमानगढ़ से खबर, उसके बारे में जरा आपको बताऊं, जहां पर दिन दिहाड़े गोली मारने की जो वारदात है उसको अंजाम दिया गया। उस मामले में एक विस्तार से जानकारी आपको बताना चाहूंगा और बता दूं कि कैसे यहां पर दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। सनसनीखेज हत्याकांड में तीसरे दिन 4 आरोपित जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। आरोपित जलंधर उर्फ अमृतपाल, हरदीप, मखेंद्र और मनप्रीत गिरफ्तार हुए हैं। चारों चोटिल आरोपितों का उपचार अभी भी जारी है। लॉरेंस गैंग से जुड़े हो सकते हैं हत्याकांड के तार, और एसपी हरिशंकर इस मामले की पूरी मॉनिटरिंग जो है वो भी कर रहे हैं। एसपी अल सुबह से ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं, संगरिया में कैंप लगाए हुए हैं, और बीकानेर रेंज आईजी हेमंत शर्मा कल प्रेस वार्ता भी यहां पर करेंगे। तो बताएं आपको इस वक्त की बड़ी खबर, दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या का ये पूरा मामला, जहां पर सनसनीखेज हत्याकांड में तीसरे दिन 4 आरोपित गिरफ्तार हुए हैं। अब हम जानेंगे कि आखिर कौन है ये 4 आरोपित, हम जानेंगे कि कहां से आते हैं, क्या उनका प्लान था, सब कुछ जानेंगे। लेकिन पहले उससे पहले आपको बता दूं, मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। जी मनीष, बताएं कि कौन है ये आरोपित, 4 आरोपित जो गिरफ्तार हुए हैं, कहां से आते हैं, क्या इनकी मंशा थी, क्या इनका प्लान ऑफ एक्शन था, सब कुछ बताएं मनीष। जी बिल्कुल, संगरिया में जिस तरह से 12 तारीख को दिन दहाड़े दुकान के उस अंदर घुसकर जब एक युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई, उसके बाद से लगातार संगरिया के अंदर सनसनी मच गई थी, जिसके बाद से लगातार जो पुलिस थी उसका दावा था कि जल्दी इस पूरे मामले को खोल दिया जाएगा। और इसको लेकर हनुमानगढ़ एसपी खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। कई टीमें लगातार जिस तरह से फील्ड में जुटी हुई थी। देर रात को जो संगरिया पुलिस और जो उसकी अन्य जो टीमें हैं उन्होंने पंजाब में कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर उनके घर रेड दी, जिसके अंदर से अलग अलग जगह से 4 जो लोग हैं, जिनके अंदर जो हत्या का जो मुख्य आरोपित है जलंधर सिंह उर्फ अमृतपाल जो है उसको भी गिरफ्तार किया। इसके साथ साथ जो बाइक चला रहा था उसके अलावा 2 जो सहयोगी कुलपति सुनीता मिश्रा और मनप्रीत, इन चारों को गिरफ्तार किया है। और जो ये चारों चोटिल है इनका सरकारी अस्पताल में अभी उपचार जारी है।
वहीं इनके जो प्राइमा फेसी जो पूछताछ हुई है उसके अंदर इन चारों के जो संबंध है ये लॉरेंस ग्रुप से भी जुड़े हो सकते हैं। और इस पूरे प्रकरण को लेकर आज अलसुबह से ही हनुमानगढ़ एसपी संगरिया के अंदर ही कैंप किए हुए हैं और लगातार इस जांच में जुटे हुए हैं कि आखिर आरोपियों ने इस घटना को क्यों अंजाम दिया। और जो कल पूरा ये जो हत्याकांड का खुलासा है, चारों आरोपितों की गिरफ्तारी, किसका क्या रोल था और घटना के कारण क्या रहे, इसको लेकर कल बीकानेर रेंज आईजी जो हेमंत शर्मा है वो हनुमानगढ़ पहुंचेंगे और इस दौरान जो प्रेस वार्ता कर ही पूरे हत्याकांड का खुलासा करेंगे, आखिर कारण क्या रहे इस पूरे घटनाक्रम के। जी ठीक है मनीष, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मनीष महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब हम उदयपुर की ओर चलेंगे जहां पर हम आपको बताएं कि एबीवीपी छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है विश्वविद्यालय में। अब आप पूछेंगे क्यों, जरा हम उसके बारे में जानकारी दें आपको। कुलपति सुनीता मिश्रा के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। औरंगजेब को कुशल प्रशासन बताने पर विरोध हुआ है। विश्वविद्यालय में एबीवीपी का हंगामा हुआ है। देखिए आपको बताएं कि उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताते वाले जो बयान हैं उस पर विवाद हो गया। एबीवीपी ने इस टिप्पणी का विरोध किया है और कहा है कि विश्वविद्यालय के उच्च पद पर बैठे व्यक्ति को ऐतिहासिक तथ्यों पर टिप्पणी करते समय सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। प्रोफेसर मिश्रा ने यह बयान विकसित भारत 2047 विषय पर आयोजित सेमिनार में आखिर दिया तो क्यों दिया, ये एक बड़ा सवाल खड़ा है। तो सुनीता मिश्रा ने क्या कहा जरा वो भी हम आपको बताएंगे। सुनीता मिश्रा ने कहा है कि हम इतिहास में महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और अकबर जैसे शासकों को सुनते हैं।